हेलो एवरीवन। इस बात को लेके कि ऑब्जेक्शन किन किन सवालों पर बनता है, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे मैंने जिन पर बिल्कुल 100% बच्चों को ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, उन्हें फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर डाउटेबल है, ऑब्जेक्शनेबल हैं जो क्वेश्चंस, जो बच्चों को भी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि इन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने कमेंट्स देखे थे उस वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने जब कमेंट्स पढ़ रहा था तो काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चंस मेरे को सजेस्ट किए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे ऑब्जेक्शन नहीं बनता, वो मैं क्लियर करूंगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैं अपना और नया डेटा कुछ इकट्ठा करके लाया हूं, जिसके बिहाफ पे, जिसके बेसिस पे मैं आपको कहूंगा कि ऑब्जेक्शन लगाइए, जरूर लगाइए। इसके रिगार्डिंग जितना भी डेटा था मैंने पीडीएफ बना के प्रॉपर, और अब मेरे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर मैंने डाल दी है। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड करके यूं का यूं ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम आज 17 तारीख शाम 5 बजे तक है, तो उससे पहले आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए। भले ही भर्ती कैंसिल हो, एग्ज़ाम दोबारा हो, कुछ भी हो, हज़ार चीज़ें हों, लेकिन उससे पहले आप शाम 5 बजे से पहले ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन सवालों पर और कौन से सवाल हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको बच्चों से गलती हो रखी है और उन पर ऑब्जेक्शन नहीं बनता। उन क्वेश्चंस को भी मैं क्लैरिफाई करूंगा प्रूफ के साथ। तो सबसे पहला जो सवाल है जिस पर ऑब्जेक्शन बनता है, जो कि बच्चे कह रहे हैं और बनता भी है, मैंने जब इसमें पूरा स्टडी किया है इस पे, तो मैंने काफ़ी सारे फैक्ट्स ऐसे पाए जो बिल्कुल सही हैं, बच्चों के साथ जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो मैंने एक बच्चे ने भेजा था मुझे, ये कि एलिफेंटा केव जो है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण का नामकरण किसके समय हुआ। अब देखिए, अगर आप निर्माण पढ़ते हैं, इसका निर्माण किसके समय हुआ, तो वो राष्ट्रकूट मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा निर्माण, कि इनका निर्माण कब हुआ, तो राष्ट्रकूट के समय हुआ। लेकिन अगर आप बच्चे ध्यान से थोड़ा सा सर्च करके, थोड़ी सी रिसर्च करके अपनी अगर देखेंगे आप, तो इनका जो नाम हुआ था, जो नामकरण किया गया था, वो पुर्तगीज ने किया था, और इसका नाम था इला एलिफेंटी, जिसका मतलब है गुफाओं का आइलैंड। आइलैंड मतलब द्वीप, टापू, ठीक है। तो जो नामकरण किया गया था इसका, वो किया गया था पुर्तगालियों के समय, और जो इसको बनाया गया था वो बनाया गया था राष्ट्रकूट के समय। तो इसमें जैसे उसमें क्वेश्चन में दिक्कत थी आईपीसी वाले में कि 1860 या 61 कौन सा होना चाहिए, और कि वो लागू करी गई थी 1862 में। तो इसमें या तो क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन गलत है। तो ऐसे ही इसमें भी या तो क्वेश्चन गलत है, नामकरण नहीं बनना चाहिए इसका, इसका क्वेश्चन का होना चाहिए कि कब बनाई गई थी ये गुफाएं, या फिर अगर आपने नामकरण रखना है तो इसमें एक ऑप्शन पोर्तुगीज़ का भी बनेगा, फिर ये ऑप्शन करेक्ट नहीं बनते। मैं बता दूं चलता चलता कि इसमें जो ये सारे के सारे जो मैं फैक्ट्स इसमें डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ये सारे के सारे मैंने पीडीएफ बना के, और इस वीडियो की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। इससे अगला क्वेश्चन है बच्चे, रिकॉल और रेफरेंडम में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो रही थी। एक बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप लक्ष्मीकांत की बुक चेक करिए एक बार। तो मैंने लक्ष्मीकांत की बुक से ये 2 स्क्रीनशॉट उठा के लाया हूँ मैं, ये लक्ष्मीकांत की बुक से हैं। इसमें दिया गया है, देखिए आप, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो व्हीकल्स हैं, जो डिवाइस हैं, वो 4 हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड। ये चारों ही इसकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की डिवाइस हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें से ढाल कौन सी है ये आप खुद तय करिए। देखिए, रेफरेंडम होता है कि आपको कोई प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन है, मतलब कोई बिल है, जैसे हमारी संसद में मान लीजिए कोई बिल पे बहस हो रही है, तो आखिर में सब बहस होके उसको पब्लिक के हाथों सौंप दिया जाता है कि आप डिसाइड करिए कि पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट। इनिशिएटिव होता है कि कोई पब्लिक डिमांड पे, जैसे लोग अपना एक बिल बना लिया, किसी एक एनजीओ ने या किन लोगों ने कोई प्राइवेट बिल बना लिया, तो उस पर फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, उस पर वोट करते हैं कि आपको इस बिल को पास करना चाहते हैं ये बिल संसद में जाए या ना जाए, ये पास हो या ना हो, तो उस लिए तो इसमें इनिशिएटिव तो देखिए बनता नहीं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लेबिसाइड की, एक बार रिकॉल को छोड़ देते हैं, प्लेबिसाइड की अगर मैं बात करूं, तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि टेरिटरी का डिस्प्यूट होता है, जो ज़मीन के झगड़े होते हैं, कि हमारी ज़मीन जैसे पंजाब और हरियाणा का एसवाईएल को लेके है, या किसी और ज़मीन को लेके है, जैसे कर्नाटक में और गुजरात में और मध्य प्रदेश में एक नदी है नर्मदा नदी, इसको लेके है। काफ़ी सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो ज़मीन को लेके आपस में चलते रहते हैं। अभी अभी रिसेंट में था आसाम के साथ, मुझे ध्यान नहीं कौन सा राज्य था वो, जिसके साथ उनका झगड़ा चल रहा था अभी हाल फिलहाल में, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी और वो इंटरनेशनल इशू बन गया था। तो उसको लेके, ऐसी चीज़ों को लेके प्लेबिसाइट होता है, ठीक है।
उसके बाद आता है रिकॉल। अगर मैं रिकॉल की बात करूं तो हरियाणा में अभी अभी लागू हुआ था कि जहां पे आप चुने हुए प्रतिनिधि को भी वापस बुला सकते हैं। तो अगर हम इन सब में से देखें तो सबसे बड़ा हमें जो लगता है कि जो डेमोक्रेसी का सेवियर हो सकता है वो रिकॉल ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल, सबसे ज़्यादा पावरफुल डिवाइस जो है वो रिकॉल है कि आप चुने हुए प्रतिनिधि को अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आप उसको निरस्त कर सकते हैं, उसकी सदस्यता, उसका जो इलेक्शन है वो निरस्त करके आप उसको वापस बुला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें रिकॉल इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें, अब देखिए बच्चे, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आए थे कि इसमें युगांडा वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आप क्लैरिटी दीजिए थोड़ा सा। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने, एक मेरे दोस्त हैं वकील साहब, तो उन्होंने भेजा है मुझे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था। तो ये देखिए आप, इसमें भी साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी नागरिक, अगर भारत का नागरिक बाहर जाके कोई क्राइम करता है, सपोज कीजिए मर्डर ही करता है, तो उसके बाद उसे जो एग्जीक्यूशन मिलेगा, उसका जो ट्रायल होगा, यानी कि जो उस पर जो पेशी लगेगी, उस पर जो केस चलेगा और वो वापस अगर इंडिया में पकड़ा जाता है तो यहीं पे चलेगा। इसमें सीधा सीधा लॉजिक लगाइए आप कि भारत का नागरिक कोई मर्डर भी करके आता है तो भारत की सरकार उस नागरिक को किसी दूसरे देश को ऐसे ही नहीं सौंप देगी। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे इटली के 2 मरीन के जो वो नेवल ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने अपने यहाँ पे मछुआरों का कत्ल कर दिया था, तो वो बड़ी मुश्किल से, वो करीबन करीबन 8-10 साल केस चल रहा था, काफ़ी साल केस चला था, और अभी हाल फिलहाल में कुछ 2-3 महीने पहले उनको बरी किया गया है इस केस में। कुछ उन्होंने फाइन दे के बरी किया है, सरकार ने, उनकी सरकार ने, इटली की सरकार ने बरी किया है। अगर आपको हल्का सा ध्यान हो तो मोदी जी ने इस मुद्दे को कि इटली की सरकार, इटली के लोग हमारे मछुआरों को मार के चले जाते हैं, ये इलेक्शन रैली में भी बोला हुआ है। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात यह है। और इसमें मैंने दूसरा जो सोर्स लिया है अपना, वो इंडिया का कानून .org, ये वेबसाइट है। इस पर सारे का सारा डेटा, अगर आपको कोई कानून से संबंधित, कोई आईपीसी, सीआरपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस साइट पे आपको बड़े अच्छे से मिलती है। ये मेरी फेवरेट वेबसाइट भी है इस मामले में। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे बच्चे, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल युगांडा का नाम लेके ही इसमें सीधा सीधा आपको दिया हुआ है कि ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही में बी फाउंड। अगर सपोज कीजिए मुंबई में मिलता है तो उसको मुंबई में वहीं पे आप उसको ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्शन बनता नहीं। इसका जो सही आंसर होगा, ए आंसर होगा इसका, कि उसको यहीं पे भारत में ही उसको विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे अगला क्वेश्चन है ये है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का इसमें कौन सा आर्टिकल होगा। देखो सीधा सीधा मैं बताऊं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है और एचपीएससी है, तो इनका तो आर्टिकल जो बनता है वो बनता है 315 स्टेट का भी और सेंटर का भी। ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 315, और उसके बाद जो आर्टिकल हैं वो इसी से संबंधित हैं। इनकी टर्म्स से लेके, इनका जो सर्विस का पीरियड होगा उसको लेके, एलिजिबिलिटी को लेके, बाकी सारी ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसी चीज़ें कि फंक्शन क्या होंगे यूपीएससी वगैरह के, पब्लिक सर्विस कमीशन के वगैरह वगैरह। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि 315, 317, 318 होगा, वो तो बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि वो तो सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नहीं है। वो कर्मचारी चयन आयोग के ना होके वो लोक सेवा आयोग के हैं। ठीक है, दोनों में फर्क समझिए आप। जैसे अपने यहाँ होता है, एक हो गया एचपीएससी और एक हो गया एचएसएससी। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, और जो अगर आप एचएसएससी की वेबसाइट भी चेक करेंगे तो इसमें दिया गया है कि 309 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसकी प्रोविजन के हिसाब से बना है। मतलब सीधा सीधा क्या है कि कहीं भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये मेंशन नहीं है कि किस आर्टिकल में इसका जिक्र हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। हाँ, उसके बेसिस पे, आर्टिकल 309 के बेसिस पे जो जितने भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो बने जरूर हैं। अब जैसे इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंशन है, ठीक है, स्टेट के लिए भी, सेंटर के लिए भी, तो वो जो एचपीएससी की साइट पे जाएंगे या कहीं चेक करेंगे आप तो आर्टिकल 315 उसके लिए प्रॉपरली मेंशन मिलेगा। बट इसमें क्या होगा, 309 में जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसके लिए अगर ऑप्शन में आता है कभी तो 309 सही होगा। राइट, अब इसमें नन ऑफ दीज है, या फिर कह सकते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कहीं पे भी मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सही आंसर होगा इसका। तो जिन बच्चों का ये डाउट था, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा बच्चे, हिंदी में डाउट था कई बच्चों का कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि संख्यावाचक होगा और काफ़ी कह रहे हैं कि परिमाणवाचक होगा। देखो मेरा अभी भी मत यही है, मैंने पिछली वीडियो में भी बच्चों को बताया था कि ये सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आपको सही में आता है ये क्वेश्चन तो आप टिक करेंगे जरूर कि ये परिमाणवाचक होगा।
परिमाणवाचक होगा। आप देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो मैंने ये स्क्रीनशॉट उठाए हैं, पेज नंबर इसका 72 आप देख सकते हैं, और ये मैंने उठाया है लूसेंट हिंदी की बुक से। अब इन दोनों में देखिए संख्यावाचक में क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर का जहाँ पे बोध हो, 8, 10, 11, 12, 5, 7 ऐसा कुछ भी, ठीक है। आप इसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगा। यानी कि संख्यावाचक नहीं होगा क्योंकि ये नंबर नहीं है। आधा लीटर की बात करें अगर हम, लेकिन अगर वहीं इसमें अगर मैं परिमाण बोधक विशेषण में जाता हूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जाता हूं, तो क्वांटिटी में आपको सीधा सीधा मिलेगा कि 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूं, बहुत घी, थोड़ा दूध, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी और नंबर दोनों में आप फर्क समझिए। नंबर हो गया 1, 2, 3 ऐसा कुछ, लेकिन क्वांटिटी हो गया जिसको आप एक लिक्विड की फॉर्म में हो कोई चीज़, तो वहाँ पर वो क्वांटिटी में गिना जाएगा। तो यहाँ पर दूध क्या है, लिक्विड है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो परिमाणवाचक होगा, ना कि संख्यावाचक। तो ठीक है, तो क्योंकि इसमें एरर साफ साफ दिख रहा है कि ये परिमाणवाचक होता है ना कि परिणामवाचक, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें कि यहाँ पे देखो ये अण और म में फ़र्क दे दिया कि आगे पीछे दे दिया, तो उस पर लगा सकते हैं। अदरवाइज इसका आंसर जो हो संख्यावाचक बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। इससे अगला अगर क्वेश्चन देखें बच्चे, तो काफ़ी लोगों का संधि विच्छेद में इसका आ रहा था, तो मैंने इसके लिए फिर लूसेंट का सहारा लिया है। और लूसेंट में अगर आप देखेंगे पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 60 आपको मिलता है, और ये क्वेश्चन बीएड की 2004 की परीक्षा में आया हुआ है। और यहीं अगर 60 का मैं अगर इसमें जाकर ऑप्शन देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इस जो पीछे आंसर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर डी सही है, और डी इसका यही है कि विश्व प्लस अमित्र जिसका। और अगर हमारे क्वेश्चन में देखें, पेपर में देखें, तो 62nd क्वेश्चन 62वां क्वेश्चन था, जिसका आंसर होगा ए विश्व प्लस अमित्र। इससे अगला क्वेश्चन है बच्चे, परमेश्वर शब्द का समास कौन सा होगा। समास का फिर वही मैंने लूसेंट का सहारा लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है, और सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में किसी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो इसमें भी अगर 27वें क्वेश्चन का आप आंसर चेक करेंगे तो 27वें क्वेश्चन का आंसर बनता है बी, यानी कि कर्मधारय। कर्मधारय इसका सही आंसर होगा। लेकिन आप फिर भी अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कोई सोर्स अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप उसके बेसिस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जितने भी वैलिड पॉइंट्स थे, जितने भी वैलिड क्वेश्चंस थे, मैंने इस वीडियो में भी और पिछली वीडियो में भी, इसमें तो इनफैक्ट मैंने 1-2 ही क्लियर किए हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने सारे के सारे जो जिन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन बनता है उनका मैंने बिल्कुल डेटा भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और वहाँ से आप डेटा PDF यूँ की यूँ उठा के ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इनसे आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी। जिन बच्चों के कुछ डाउट थे कि इसमें बनता है कि नहीं बनता है, युगांडा वाले में, आर्टिकल वाले में, वगैरह वगैरह, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, आज शाम 5 बजे तक, 17 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इससे पहले कि साइट क्रैश हो जाए, साइट काम ना करे, तो उससे पहले आप ऑब्जेक्शन अपने ज़रूर लगाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑब्जेक्शन लगाने से ही रह जाएं। इसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ, मटेरियल सारा PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हैं। और दूसरी बात, 18 अक्टूबर यानी कल पंचकूला चल रहे हैं, पंचकूला इकट्ठे हो रहे हैं सब टीचर, सब बच्चे, तो आप वहाँ ज़रूर आइए, ज़रूर मिलते हैं वहीं। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।